एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो है बीज का विकास या डेवलपमेंट ऑफ सीड। हम लोगों ने इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये पढ़ा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और अंत में ये सीड डेवलपमेंट या बीज का विकास। आपको पता है कि एक कार्पेल के 3 भाग होते हैं। एक कार्पेल के 3 भाग होते हैं। उसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये जो भाग होता है ये वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। ये फूला हुआ भाग जो होता है ये अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के अंदर ही क्या होती है? ओवेरियन कैविटी होती है। और इसी ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लाक्यूल में प्लेसेंटा होता है और इसी प्लेसेंटा से ये ओव्यूल निकला होता है। ठीक है। अब ओव्यूल आप जानते हो कि ज्यादातर प्लांट्स में या ज्यादातर पौधों में ओव्यूल या बीजांड किस प्रकार का होता है। तो ये एक संरचना आपके सामने बनाई गई है जो कि एक कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल या बीजांड का है। ठीक है। इसमें आप सबसे बाहर देख पा रहे हैं कि सारी संरचनाएं उसमें दर्शाई गई हैं। फ्यूनिकिल भी है, बीज आवरण भी है, हाइलम भी है और साथ साथ ये न्यूक्लियस भी है, चलाजा भी दिखाया गया है, माइक्रोपाइल भी दिखाया गया है और ये उसका क्या है? भ्रूण कोश जो कि माइक्रोपाइल रीजन की तरफ है। अब इसी में सारा परिवर्तन होना है क्योंकि जो बीज की डेफिनेशन है, बीज की जो परिभाषा है वो क्या है? बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है या बीज को एक निषेचित बीजांड भी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि बीज क्या है? लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है। वो तो आपने सब पढ़ लिया है कि कैसे एक मेल गैमीट आकर के इस एग सेल से फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमीट आकर के आपका ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है उससे फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन करता है और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो बाद में जाकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक है। तो है क्या है? वास्तव में यही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही तो सीड है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या निषेचित बीजांड ही तो बीज है। तो इसी बीजांड के अंदर ही सारा कुछ परिवर्तन होना है। इसी बीजांड में जो चेंजेज होने हैं वो होने हैं। क्या क्या चेंजेज होने हैं? तो मैं नीचे से चल रहा हूं, उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये फ्यूनिकिल यानी बीजांड वृंत है। तो फ्यूनिकिल या बीजांड वृंत बीज में भी पाया जाएगा, बीज वृंत के रूप में। ठीक। हाइलम भी बीज में पाया जाएगा, और ये है बीज, ये है क्या है? अध्यावरण। क्या चीज है ये? अध्यावरण। अर्थात ये इंटीगुमेंट है। तो ये बाहर वाला इंटीगुमेंट है और ये भीतर वाला इंटीगुमेंट है। तो बाहर वाला जो इंटीगुमेंट है या बाह्य अध्यावरण से टेस्टा का निर्माण होता है और अंदर वाले अध्यावरण से टेगमेन का फॉर्मेशन होता है। और टेस्टा और टेगमेंट को कॉन्स्टिट्यूटली हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं या बीज चोल बोलते हैं। क्लियर? यस। अब इसके बाद ये तो हो गए, बीज चोल बना लिए। अब बीज चोल बनाने के बाद अब क्या बच रहा है? ये जो न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग बीजांड काय कहते हैं, ये भी कैसा होता है? न्यूट्रिटिव होता है, पोषी ऊतक होता है। और होता क्या है कि कुछ बीजों में तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है वो बीजांड काय समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ में ये पड़ा रहता है, अर्थात अवशेष के रूप में ये वहां मौजूद रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर ये अवशेष के रूप में जब ये मौजूद रहता है तो ऐसे बीज जिनमें ये बीजांड काय मौजूद है, क्या है? बीजांड काय मौजूद है, ऐसे हम बीज को हम लोग या उस जिसको अवशेष के रूप में जो बचा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है काली मिर्च, चुकंदर और कॉफी। काली मिर्च,
चुकंदर और कॉफी में क्या होता है, वो बीजांडकाय अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है, जिसे हम लोग पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्लियर है? यस। अब इसके बाद यहां देखिए, ये बीजांडकाय भी समाप्त हो गया, ये माइक्रोपाइल भी वहां पर पड़ी रहती है। बीज में एक पोर के रूप में उसमें वो माइक्रोपाइल भी पड़ी रहती है, और उसी के रास्ते से ऑक्सीजन और वाटर क्या होता है, अंदर पहुंचता रहता है, जिससे कि वहां हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस और ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस दोनों चलती रहती हैं। क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए वहां पर क्या चाहिए, उसके लिए वहां पर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की जो प्रोसेस है या एनर्जी मिलने की जो क्रिया है वो बिना ऑक्सीडेशन के नहीं संपन्न होने वाली है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो जल की उपस्थिति में संपन्न होने वाली होती हैं, इसलिए ऑक्सीजन और जल वहां आवश्यक होता है, और वो किसके रास्ते से जाता है, इसी माइक्रोपाइल के सहारे वो वहां तक बीज में पहुंचता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इधर देखिए, ये है इसका भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये जो एंटीपोडल्स है चलाजा रीजन की तरफ, एंटीपोडल्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ सिनर्जिड्स जो माइक्रोपाइल की तरफ हैं, दो सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स हैं, ये भी क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बच क्या रहा है, ये एग सेल बच रही है। तो एग सेल से जब फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करता है या फ्यूजन करता है, तो उसके फ्यूजन से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है। उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का क्या नाम है, युग्मनज है। और युग्मनज में वेरियस डिविजन्स होते रहते हैं, और उस डिवीजन के परिणाम स्वरूप फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और यही एम्ब्रियो फिर बाद में जाकर के अल्टीमेटली एक प्लैंटलेट के रूप में जन्म लेता है। क्लियर है ना। और ये जो बीच वाला भाग बचा आपका, इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो सेकेंड मेल गैमीट है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और उसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनता है, यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और आप ये जानते हो कि एंडोस्पर्म कैसा है, न्यूट्रिटिव है, पोषी ऊतक है, जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पोषण देगा। आपने पीछे पढ़ा है कि वो जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्या करता है, एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जिस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है, एम्ब्रियो इस भोजन को क्या करता रहता है, कंज्यूम करता रहता है। अर्ज ओके, क्लियर, एकदम से क्लियर। चलो ठीक है। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं, ये यहां का एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो गया या नहीं हुआ। यदि एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो गया तो उस सीड को या उस बीज को हम लोग क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। ठीक है। लेकिन यदि यहां पर एंडोस्पर्म अभी पड़ा हुआ है, कुछ एंडोस्पर्म तो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में खर्च हो गया, लेकिन कुछ एंडोस्पर्म अभी भी पड़ा हुआ है, कुछ भ्रूणपोष अभी भी पड़ा हुआ है। तो जो भ्रूणपोष अभी भी पड़ा हुआ है अवशेष के रूप में, जिसमें तो ऐसे बीज को हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। क्लियर है ना। जिन बीजों में एंडोस्पर्म पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, उपभोग में आ गया, तो ऐसे बीज को हम लोग बोलते हैं गैर भ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस सीड या अभ्रूणपोषी बीज या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। और जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान अभी भी कुछ भ्रूणपोष बचा हुआ है, अभी भी एंडोस्पर्म कुछ बचा हुआ है, अवशेष के रूप में शेष बचा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड या
उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, तो अब जो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, यहां से जो एंडोस्पर्म यहां से पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, इसका मतलब उसका कंजम्पशन किसने किया? किसने किया? तो आप डाइकोटिलेडन्स में आप देखते होंगे कि उसके जो बीज पत्र होते हैं, कोटिलेडन होते हैं, वो क्या होते हैं? थिक हो जाते हैं, फूल जाते हैं। किसके कारण फूल जाते हैं? यहां का न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अर्थात यहां से पोषक पदार्थ लेकर के वो फूल जाते हैं, थिक हो जाते हैं। समझ गए? मोनोकाट में तो आपने देखा था कि एक पतले से भाग के रूप में था। एम्ब्रियो कैसा था? एक कोटिलेडन कैसा था? एक पेपरी था। स्कूटेलम के रूप में मोनोकाट में जो था वो उसका एम्ब्रियो था, क्या कहते हैं, कोटिलेडन था। एम्ब्रियो नहीं, कोटिलेडन उसका किसके रूप में था? पेपरी रूप में था। लेकिन डाइकोटिलेडन्स में अगर आप देखते हैं तो डाइकोटिलेडन में आपको क्या मिलेगा कि थिक कोटिलेडन मिलेगा। और थिक कोटिलेडन क्यों मिलता है? भोजन इसने बनाया, किसने बनाया? एंडोस्पर्म ने बनाया। ले कौन लिया? कोटिलेडन ले लिया। अब कोटिलेडन से उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्राप्त होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य था कि यही बीजांड जो है क्या हुआ? बीज में, यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या निषेचित बीजांड ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। क्लियर है? एकदम से कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे उसमें, क्योंकि अभी मैंने कुछ ये एग्जाम्पल नहीं बताए मैंने। वो एंडोस्पर्मिक सीट में डाइकाट, मोनोकाट दोनों का हमने देखना है, और वो चीजें आपको बहुत जरूरी हैं। साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि सीड क्या एडवांटेज है, क्या उपयोग है, क्या फायदा है, सीड वायबिलिटी क्या होती है, फ्रूट कैसे बनता है, वो भी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है, या बीज को एक निषेचित बीजांड भी कहा जाता है। बीज के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है ये? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और ये इसका प्लूम्यूल है, और ये प्लूम्यूल को कवर किया हुआ एपिकोटाइल है, और यहां पर इसका क्या है? रेडिकल है, और ये हाइपोकोटाइल है। तो इससे क्या होगा? इस एपिकोटाइल से शूट सिस्टम डेवलप होगा या प्ररोतंत्र विकसित होगा, और साथ ही साथ इससे जो हाइपोकोटाइल है उससे क्या डेवलप होगा? रूट सिस्टम डेवलप होगा। और देख रहे हैं, और ये इसका क्या है? ये कॉटिलेडनरी लोड है, कॉटिलेडनरी नोड है। क्या है? ये कॉटिलेडनरी नोड है। तो इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस, यही तो है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस से कॉटिलेडनरी नोड के द्वारा ये दोनों कॉटिलेडन इससे जुड़े रहते हैं। किसका है ये? डाइकाट का है। मोनोकाट में भी आपने देखा था कि एक थिन पेपर के रूप में जो है, थिन पेपरी स्कूटेलम के रूप में उसका क्या पड़ा हुआ था? और कॉटिलेडन होता था, और वो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस से ही जुड़ा हुआ था। किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? वही कॉटिलेडनरी नोड के द्वारा जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो बीज आवरण हमने पढ़ लिया है, बीज पत्र हमने बता दिया है, और एक भ्रूणीय अक्ष, वो भी आप समझ गए कि एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, बाह्य अध्यावरण से बीज का बाहरी आवरण या टेस्टा, और भीतरी अध्यावरण से क्या बनता है? टेगमेन बनता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया है। इन दोनों आवरणों को मिलाकर क्या बोलते हैं? उसको बीज चोल बोलते हैं या सीड कोट बोलते हैं। बीजांड काय भ्रूणीय विकास में खर्च हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों जैसे काली मिर्च, चुकंदर और कॉफी में बीजांड काय शेष रह जाता है। इसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। क्या नाम दिया गया? पेरिस्पर्म। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है आपका। माइक्रोपाइल बीज के आवरण में एक छिद्र के रूप में रह जाता है। मैंने बताया आपको, माइक्रोपाइल जो है वो किस रूप में रह जाता है? बीज में एक छिद्र के रूप में रह जाता है, बीज के आवरण में रह जाता है। क्या होता है उससे? जिससे बीज के अंकुरण के समय पर्याप्त मात्रा में
जल एवं ऑक्सीजन मिलता रहे, अर्थात वहां ऑक्सीडेशन के लिए और हाइड्रोलिसिस के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। भ्रूण में बीजपत्र एक विशिष्ट संरचना होती है। बीजपत्र भ्रूणी अक्ष से जुड़े होते हैं। बीजपत्र किससे जुड़े होते हैं? भ्रूणी अक्ष से जुड़े होते हैं। बीजपत्र भोजन संचित करके क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। देख रहे हैं आप, फूल जाते हैं तथा उसका उपयोग भ्रूणीय विकास में होता है, अर्थात कार्टिलेडन में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो क्या काम करता है? एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में वो खर्च होता है, भ्रूणी विकास में होता है। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल में, लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब मटर है, चना है, सेम है, उसमें क्या है? ये सब लेग्यूमिनेसी कुल के ही तो है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के बीजपत्र भ्रूणपोष के उपभोग या अवशेष के आधार पर परिपक्व बीज अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस तथा भ्रूणपोषी, यदि खर्च हो गए, सारा का सारा एंडोस्पर्म खर्च हो गया तो क्या होगा? वो अभ्रूणपोषी होगा। और यदि एंडोस्पर्म अभी बचा हुआ है, रिमेन्स है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखिए अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री, ध्यान रखिएगा। अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री में क्या क्या एग्जाम्पल है? सेम है, मटर है, चना है, एरेकिस है यानी कि मूंगफली है, ठीक है, पीनट है आदि। लेकिन अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री, ये तो कॉमन था, ये तो वास्तविक इस सामान्य प्रकार का है कि ये अभ्रूणपोषी होंगे, क्योंकि सारा का सारा एंडोस्पर्म कहां चला गया? कोटिलेडन में चला गया और वो ठीक हो गया। लेकिन एक बीजपत्री भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड क्या होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं, अर्थात उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। एंडोस्पर्म पूरी तरह से क्या हो जाता है? कंज्यूम्ड हो जाता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है? मनी प्लांट है, ऑर्किड है, एलिस्मा है, बेलिस्नेरिया है। इनमें जो कि एक ये सब मोनोकाट हैं, और मोनोकाट में या एक बीजपत्री में इनके बीज कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ अब दूसरी चीज क्या है आपका? जो कुछ ऐसे भी होते हैं भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री, भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री होते हैं। तो भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री का मतलब, अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री तो सामान्य प्रकार का था, लेकिन भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री यानी भ्रूणपोष यहां शेष है और द्विबीजपत्री में है, जैसे कि कैस्टर में, जैसे कि सूरजमुखी में, जैसे कि कपास में, जैसे कि पपीता में। यहां क्या है? भ्रूणपोष अभी भी कुछ बचा हुआ है, इनके सीड में, इनके बीज में भ्रूणपोष क्या है? बचा हुआ है, एंडोस्पर्म कुछ अवशेष है। और साथ ही साथ भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज, तो कॉमन सी बात है, भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज जैसे है गेहूं है, जितने सीरियल्स हैं, अनाज है भाई, जितने गेहूं, चावल, मक्का, जौ, कोकोनट आदि में क्या चीज है? ये भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज है। तो ये नाम आपको, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं? एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अब तीसरी चीज क्या है आपका? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है ये? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो भ्रूणी अक्ष क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? परिपक्व भ्रूण में भ्रूणी अक्ष के ऊपर वाले भाग में क्या है? ये एपिकोटाइल है। क्या है ये? एपिकोटाइल है। क्या चीज है? इसको कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है, एपिकोटाइल। और नीचे वाले भाग में क्या होता है? ये क्या है? हाइपोकोटाइल होता है। क्या होता है? हाइपोकोटाइल होता है, ठीक है। और एपिकोटाइल क्या देता है आपका? सूट सिस्टम को डेवलप करता है। क्या करता है? सूट सिस्टम को डेवलप करता है। और हाइपोकोटाइल क्या करता है? रूट सिस्टम को डेवलप करता है। क्लियर है ना? ओके, हाइपोकोटाइल जड़ तंत्र तथा एपिकोटाइल प्ररोह तंत्र बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बीज बन गया, बीज ड्राई होने लग गया क्योंकि उसमें से मॉइस्चर कम होने लग गया, नमी कम होने लग गई। नमी की मात्रा जो होती है वो धीरे 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 कम होने लग जाती है और अल्टीमेटली नमी यानी कि मॉइस्चर या जल की मात्रा जो होती है वो 10 to 14%, कितना
10 to 14% रह जाती है। तो जब 10 to 14% रह जाती है तो इससे क्या होता है, भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि बीज कैसा हो गया, ड्राई हो गया, शुष्क हो गया, बीज परिपक्व भी हो गया, मैच्योर भी हो गया, यानी मैच्योर सीड बन गया। और मैच्योर सीड धीरे धीरे क्या हो जाता है, ड्राई अप होने लग जाता है, शुष्क होने लग जाता है, नमी उसमें से समाप्त होने लग जाती है। अर्थात जो मॉइस्चर होता है, नमी की मात्रा जो होती है वो 10 to 14% के लगभग हो जाती है। ऐसी अवस्था में एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण जो होता है, वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, अलीव रहता है, जिंदा रहता है, वो जिंदा, यानी कि वो मृत नहीं है, बस इनएक्टिव हो गया है। समझ लीजिए, क्या इनएक्टिव हो गया है। क्यों, कंडीशन फेवरेबल नहीं है। ठीक है, जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी, फिर से मॉइस्चर उसको मिलेगा, फिर से उसको फूड मिलने लग जाएगा, फिर से उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी, फिर से उसको वाटर मिलने लग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि फेवरेबल कंडीशन में फिर वही एम्ब्रियो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव हो जाएगा तो सीड का जर्मिनेशन होगा, और जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो स्मॉल प्लैंटलेट्स उसमें से निकलेंगे, बाद में फिर ग्रो करके एक बड़े प्लांट को वो जन्म दे देता है। फिर उसमें फ्लावरिंग होगी, फिर उसमें जो है फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसमें जो है वो क्या करते हैं, भ्रूण बनेगा, और फिर उसमें सीड बनेगा, और फिर उसमें फल भी बनेगा। क्या बनेगा, फल भी तो बनेगा। अरे भाई, ओवरी किसमें विकसित हो जाती है, फल के रूप में विकसित हो जाती है। ओके, नाउ बीज सुप्तता, परिपक्व एवं शुष्क बीज में नमी की मात्रा 10 to 14% रह जाती है, जिससे बीज में भ्रूण जीवित एवं निष्क्रिय रहता है। उचित परिस्थिति प्राप्त होने पर बीज अंकुरित होकर एक नए नवोद्भिद को जन्म देता है। परिपक्व अवस्था में बीज में भ्रूण का निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहना बीज सुसुप्तता, सीड डॉर्मेंसी, बीज सुसुप्तता या सीड डॉर्मेंसी, यानी डॉर्मेंट अवस्था में पड़ा हुआ है। जब भी मौसम अनुकूल होगा, जब भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, और वो क्या नाम है, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, सुसुप्तता कहलाती है। इस अवस्था में उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसमें चलती रहती है, अर्थात ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चलती रहती है वहाँ पर। तो बहुत सारी प्रकार की वहाँ पर उपापचयी क्रियाएं अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शंस चलती रहती हैं, तो वो भी क्या हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं। और जब मंद हो जाती हैं तो मंद होने के लिए फिर वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, सीड फॉर्मेशन हो गया। अब सीड रहेगा किसमें, तो आपने देखा था कि क्या है, ये ओवरी है, अंडाशय है। अब यही अंडाशय जब सीड का फॉर्मेशन होने लग गया तो ये अंडाशय भी क्या होने लग जाएगा, स्वेलअप करने लग जाएगा। अंडाशय क्या होने लग जाएगा, स्वेलअप करने लग जाएगा। और जब स्वेलअप करने लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। तो इधर साथ साथ बीज का भी निर्माण होता चल रहा है, और इधर साथ साथ फल का भी निर्माण होता चल रहा है। और फल में ये जो ये अंडाशय है ना, ये देख रहे हो, अंडाशय की जो वाल है वो फल की भित्ति बनाती है। क्या बनाती है, फल की भित्ति बनाती है, अर्थात फ्रूट वाल बनाती है। क्या बनाती है, फ्रूट वाल बनाती है। ये ध्यान रखिएगा कि अंडाशय ही डेवलप होकर के क्या बनाता है, फल बनाता है। फिर मैं कह रहा हूं, अंडाशय ही डेवलप होकर के क्या बनाता है, फल बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन भी फल के निर्माण में भाग लेता है। तो ऐसे फल को हम लोग ट्रू फ्रूट नहीं कहते हैं, वास्तविक फल नहीं कहते हैं। ऐसे फल को हम लोग वास्तविक फल नहीं कहते हैं, कूट फल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम लोग कूट फल कहते हैं, अर्थात आभासी फल कहते हैं। ऐसे फलों को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल। मतलब मैंने ये कहा कि फल का निर्माण किससे हो रहा है, ओवरी से हो रहा है, अंडाशय से हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा यदि पुष्पासन भी फल के निर्माण में भाग ले तो ऐसे फलों को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल या कूट फल कहते हैं। जैसे सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, ये कैसे फल हैं, कूट फल हैं, आभासी फल हैं, ट्रू फल नहीं है। ट्रू फल कौन से होंगे, जो किससे बनते हैं, अंडाशय से बनते हैं। क्लियर। और फल बनते कैसे हैं, निषेचन के द्वारा बनते हैं।
कैसे बनते हैं? निषेचन के द्वारा बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फल का निर्माण हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनिषेक जनित फल। कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन के ही फल विकसित हो जाते हैं, इन्हें अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं इन्हें? हम अनिषेक जनित फल कहते हैं। उसके बाद हमारा है बीज जीवन क्षमता। क्या? बीज जीवन क्षमता, अर्थात कितने समय तक वो बीज कितने समय तक वो बीज अंकुरण के लिए एक्टिव रहता है। कितने समय तक वो बीज अंकुरण के लिए एक्टिव रहता है, वही उसका क्या कहलाता है? बीज जीवन क्षमता या सीड वायबिलिटी। जितने समय तक बीज अपनी अंकुरण क्षमता को बनाए रखते हैं, उसे बीज की जीवन क्षमता कहते हैं। जैसे आपने क्या देखा था, ऑक्जेलिस में कुछ माह होता है। फोनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये एनसीईआरटी का डेटा है। फोनिक्स डैक्टिलिफेरा में क्या होता है? ये 2000 वर्ष, जबकि ल्यूपिनस आर्कटिकस में 10,000 वर्ष होता है। क्या चीज? बीज जीवन क्षमता या सीड वायबिलिटी क्या होती है? फोनिक्स यानी कि खजूर में क्या होता है? खजूर में ये 2000 वर्ष, जबकि ल्यूपिनस आर्कटिकस में ये 10,000 वर्ष होता है। क्लियर है ना? तो इसको कहते हैं सीड वायबिलिटी, अर्थात जितने समय में, यानी वो काल कि अपनी अंकुरण क्षमता को वो बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, तो वही उसका क्या कहलाता है? सीड वायबिलिटी कहलाता है। और ये सभी बीजों के लिए एक ही नहीं होता है, अलग अलग बीजों के लिए वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है? बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आप जानते हो कि बिना नमी के बीज का अंकुरण नहीं हो सकता है। पुराने समय से आप पढ़ते आ रहे, छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि बीज अंकुरण के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, उचित तापमान चाहिए, भोज्य पदार्थ चाहिए। भाई बिना भोज्य पदार्थ के वो कैसे डेवलप करेगा? भोज्य पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन से मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, एनर्जी रिलीज होगी। भोज्य पदार्थ से, चूंकि एम्ब्रियो का जब तक पोषण नहीं मिलेगा तब तक एम्ब्रियो डेवलप होकर के बाहर जो है वो सीडलिंग के रूप में बाहर नहीं निकलेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ये उसके क्या हैं? अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। ठीक है? तो अब बीज बन गया, तो बीज का उपयोग क्या क्या है बीज के लिए? तो बीज अपनी लाइफ प्रोसेसेस को बनाए रखता है ना, यानी कि अपनी जीनस की, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा बीज उत्पन्न करता है। आपने आर्किड देखा होगा, आर्किड के एक फल में बहुत सारे बीज, हजारों की संख्या में बीज होते हैं। तो वो अपने बीज को इस नाते बनाता है ताकि अगर उसके बीज कुछ भी नष्ट हो जाएं, फिर भी उसके बीज बने रहें और उसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि बीज इसीलिए बनाता है ताकि उसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके अंदर वेरिएशंस आने से उसका इवोल्यूशन में एक अद्भुत योगदान रहेगा और इवोल्यूशन के द्वारा और अधिक विकास में वो भाग लेगा। साथ ही साथ बीज किस में काम आते हैं? बीज संग्रह के रूप में भी काम आते हैं, आरक्षित भोजन के रूप में काम आते हैं, बीज कृषि में भी उपयोग किए जाते हैं। और प्रकीर्णन का मतलब दूर तक जाएंगे, तो दूर तक उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, और अपने आप को जब एडॉप्ट करेंगे तो उनका उस वातावरण में भी विकास होगा। तो कहने का मतलब ये कि बीज संग्रह में, आरक्षित भोजन में, कृषि में, प्रकीर्णन आदि में बीजों का उपयोग होता है। स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सीड या बीज का विकास। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी बातें आज यहाँ पर हुई हैं और मेरी ये आशा है कि आप इसको एक लाइक जरूर देंगे, साथ ही साथ आप इसको खूब शेयर करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद।